बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर जिसका कि नाम है बाजार संतुलन। इसके लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना था, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उद्योग में जब फर्मों की स्थिर संख्या होती है तो बाजार में संतुलन निर्धारित होता है। हमने पढ़ा था कि कम कीमत पर क्या होती है, अधिक मांग की स्थिति होती है और अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति की स्थिति होती है, जिसे कि हमने एक उदाहरण की सहायता से भी समझा था। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम इस लेसन में अब आगे बढ़ेंगे कि श्रम बाजार में किस प्रकार से मजदूरी का निर्धारण होता है, किस प्रकार से श्रम बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा संतुलन निर्धारित होता है। तो शुरू करते हैं श्रम बाजार की तरफ। तो बच्चों आप भी जानते हैं कि श्रम बाजार में क्या होता है, बहुत सारे श्रमिक जो कि कार्य करते हैं, इन्हें हम श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति नहीं बल्कि हम कार्य के घंटों की स्थिति से जानते हैं। श्रम अर्थात कि कार्य करने के घंटे, ना कि श्रमिकों की संख्या। तो श्रम बाजार का अर्थ क्या होता है, जैसे वस्तु बाजार में क्या होता है, वस्तु की मांग होती है और वस्तु की पूर्ति होती है, उसी प्रकार श्रम बाजार में होती है कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति, कि कितने तो फर्मों के द्वारा श्रम की मांग की जा रही है और कितने परिवारों के द्वारा श्रम की पूर्ति की जा रही है, उसके संतुलन के द्वारा श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी का निर्धारण होता है। तो हमने वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा क्या किया, वस्तु की कीमत का निर्धारण किया। तो इसी प्रकार से हम इसमें श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो बच्चों ये तो आपको भी पता है कि श्रम की मांग कौन करेगा, फर्म करेगी, क्योंकि फर्म को उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। श्रम एक परिवर्तनशील साधन होता है तो फर्मों के द्वारा श्रम की मांग की जाती है। जबकि वस्तु बाजार में क्या होता है, वस्तु बाजार में जो वस्तु की मांग है वो किसके द्वारा की जाती है, घर परिवार के द्वारा की जाती है। अब यदि हम श्रम की पूर्ति देखें तो श्रम की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, क्योंकि उत्पादन के साधन के मालिक कौन होते हैं, घर परिवार वाले। घरेलू क्षेत्र होता है, उपभोक्ता क्षेत्र होता है, तो उनके द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है। लेकिन यदि हम वस्तु की पूर्ति की देखें तो वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, फर्म के द्वारा की जाती है। तो आप यहां देखेंगे कि यदि श्रम बाजार और वस्तु बाजार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, श्रम की मांग जिसके द्वारा की जाती है वस्तु की पूर्ति उसके द्वारा की जाती है, और श्रम की पूर्ति जिसके द्वारा की जाती है वस्तु की मांग उसके द्वारा की जाती है। आगे बच्चों समझ में, तो ये दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ पर यही लिखा है, श्रम बाजार में हम मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, श्रम बाजार व वस्तु बाजार में मूलभूत अंतर पूर्ति और मांग के किसका है, स्रोत का, कि कहां से वस्तु की पूर्ति होती है और कहां से श्रम की पूर्ति होती है, कहां से वस्तु की मांग होती है और कहां से श्रम की मांग होती है। श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति घर परिवार करते हैं तथा श्रम की मांग किसके द्वारा होती है, फर्मों से आती है। श्रम की मांग तो फर्मों के द्वारा की जाती है क्योंकि उनको उत्पादन करना होता है और उन्हें श्रमिक की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। वस्तु बाजार में वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, फर्म द्वारा, और वस्तु की मांग घर परिवार द्वारा होती है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, विपरीत रूप से संबंधित है। ठीक है, श्रम का अभिप्राय जैसे मैंने आपको बताया श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटों से है, ना कि श्रमिकों की संख्या से। हम ये देखते हैं कि श्रमिक कितने घंटे कार्य करता है उसका मतलब श्रम होता है। यहाँ पर श्रम का मतलब श्रमिक की संख्या नहीं कि कितने लोग कार्य कर रहे हैं, बल्कि ये कि कितने घंटे वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। इसके बाद है मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ होता है, जहाँ श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के संतुलन द्वारा होता है। जहां पर ये हमारा वस्तु बाजार था जिसमें हमने पढ़ा था ये हमारा डीडी वक्र और ये हमारा एसएस वक्र। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, वस्तु की मांग निर्धारित होती है, जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। श्रम बाजार में भी सेम यही होता है, जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वहां मजदूरी अर्थात डब्ल्यू से यहाँ है वेजेस का निर्धारण होता है, और ये श्रम की जो इकाई जो हम यूज कर रहे हैं वो आएगी। ठीक है, ये हो गया डीडी श्रम की मांग और ये हो गया एसएस श्रम की पूर्ति। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा मजदूरी दर का निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि मान्यता, ये जो हम श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण कर रहे हैं उसकी क्या क्या मान्यता है। तो श्रम उत्पादन का क्या है, अकेला परिवर्तनशील साधन है। जो सबसे पहली जो मान्यता है वो है कि श्रम ही है जो कि परिवर्तनशील साधन के रूप में काम में लिया जाता है। यदि ये लिया जाता है तभी हम श्रम बाजार में मजदूरी के निर्धारण के सिद्धांत को समझ सकते हैं। मान्यता का अर्थ ये होता है बच्चों कि हम पहले से जिन चीजों को मान के चल रहे हैं वो चीजें पूरी होती है तो ही हमारा सिद्धांत क्या होता है, पूरा हो पाता
पाता है। यदि ये मान्यताएं पूरी नहीं होती तो हमारा सिद्धांत सफल नहीं होगा। इसीलिए अर्थशास्त्र में किसी भी सिद्धांत को समझने से पहले कुछ चीजें अज़म्प कर ली जाती हैं, मान ली जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं मान्यता। ठीक है, नेक्स्ट मान्यता है हम श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा अर्थात फर्म के लिए मजदूरी दी हुई होती है। हम यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या कर रहे हैं, संतुलन कर रहे हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रम बाजार में किस प्रकार से मजदूरी का निर्धारण होता है। तो जैसे हमने वस्तु बाजार में पढ़ा था कि वस्तु की कीमत उद्योग में पहले से निर्धारित होती है, केवल फर्म क्या करती है, उसका अनुसरण करती है। तो यहाँ पर भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, तो जो श्रम की कीमत अर्थात जो मजदूरी है वो पहले से निर्धारित होती है, फर्म केवल उसका क्या करती है, अनुसरण करती है। अर्थात पूर्ण प्रतिस्पर्धा में श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी पहले से दी हुई होती है। ठीक है, ये इसकी दूसरी मान्यता है। फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं कि फर्म का उद्देश्य क्या होता है, अपनी लागतों को कम करना, अपने आगम को अधिकतम करना, अर्थात अपने लाभ को अधिकतम करना। ठीक है, अगली मान्यता है कि फर्म की उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर हासमान सीमांत उत्पादन नियम लागू होता है। हमने पढ़ा था ना, हासमान सीमांत उत्पादन भी सीमांत उपयोगी उत्पादन है, वो क्या करता होता जाता है, जैसे जैसे हम श्रम की इकाई को प्रयोग में करते चले जाते हैं तो क्या होता है, एक बिंदु के पश्चात जो सीमांत उत्पादन है वो घटने लगता है, फिर शून्य हो जाता है, उसके बाद ऋणात्मक भी हो जाता है। हमने पढ़ा था ना परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हमारे 3rd चैप्टर में उत्पादन और लागत में, वही है कि यहाँ पर श्रम एक परिवर्तनशील साधन के रूप में जैसे जैसे काम में आता चला जाता है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है, फिर घटने लगता है, फिर शून्य होता है और फिर ऋणात्मक होता है। अर्थात जो फर्म की प्रौद्योगिकी जो भी है उस पर हासमान सीमांत उत्पादन नियम लागू होता है। ठीक है, इसके बाद है लाभ अधिकतमीकरण के लिए फर्म सदा उस बिंदु तक श्रम का उपयोग करेगी जहां अतिरिक्त मजदूरी दर अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों कि लाभ अधिकतमकरण के लिए फर्म, मतलब जैसे कि हम एक शर्त पढ़ते हैं ना लाभ अधिकतमीकरण की, जैसे कि हमने वस्तु बाजार में पढ़ी थी कि क्या होना चाहिए, MR बराबर क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए। अर्थात हमने P बराबर MR होता है तो हमने कर दिया था P बराबर क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए, यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर जो श्रम है उसका उपयोग कहाँ तक करेगी, अर्थात फर्म कहाँ पर अपना लाभ अधिकतम करेगी, जहाँ अतिरिक्त मजदूरी दर मतलब W, जो मजदूरी दर अर्थात क्या हो गई, कीमत हो गई, वो अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। अतिरिक्त लाभ जैसे कि वहाँ पर क्या था, MC हम लागतों को लेते थे और MR हम किसको लेते थे, आगम को, दोनों को हमने बराबर किया था। और MR किसके बराबर होती है, P के बराबर, तो P बराबर MC, यही लागू हुआ था ना हमारा। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो मजदूरी दर है वो तो W हो गई, अतिरिक्त लाभ ये हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे बच्चों कि फर्म द्वारा जो उत्पादित किया जाता है अतिरिक्त, मतलब एक इकाई, मतलब हम बढ़ाते हैं परिवर्तनशील साधन को, तो उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, तो जो अतिरिक्त जो उत्पादन होता है उसे हम कहते हैं सीमांत उत्पादन। आपने पढ़ चुके हो आप MP और वक्र कैसा होता है, आप सब कुछ 3rd लेसन में देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि फर्म द्वारा उत्पादन को विक्रय से प्राप्त जो अतिरिक्त आय होती है वो क्या होती है, सीमांत संप्राप्ति या सीमांत आगम, या हमने पढ़ा था मार्जिनल रेवेन्यू MR, यही पढ़ा था हमने कि एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल जो आगम है उसमें होने वाला परिवर्तन MR कहलाता है, सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। तो ये हो गया MR। आप समझ गए, MP कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन और MR अर्थात कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से होने वाला एक श्रम के एक अतिरिक्त साधन को बढ़ाने से जो कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन है अर्थात अतिरिक्त उत्पादन, वो हो गया हमारा MP। और जो अतिरिक्त जो हमारी आय है वो हो गई हमारी MR। ठीक है, MP और MR। अब हम एक अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं जिससे हमें अतिरिक्त क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो श्रम के जो प्रत्येक इकाई है उसके लिए जो हमें लाभ प्राप्त होगा वो क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्योंकि हमने एक श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाई तो हमारा MP तो उत्पादन हुआ और उस श्रम की अतिरिक्त इकाई से हम जो अधिक बेच सके उससे हमारा क्या हुआ, MR प्राप्त हुआ। तो MP इंटू MR, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है ये अतिरिक्त लाभ। ठीक है, अतिरिक्त लाभ कैसे प्राप्त होगा, सीमांत उत्पादन को हम सीमांत आगम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे MRP, या MP और MR दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो M कॉमन हो गया और RP, MRP।
ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो है श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। श्रम का सीमांत, सीमांत तो है ही दोनों में, एम तो है ही, साथ में ये हो गया आर संप्राप्ति और पी हो गया उत्पाद। तो श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद, इतना टिपिकल नाम भी नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ एल, एल मतलब लेबर। ठीक है, तो ये MRPL क्या हो गया, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद, और यही क्या हो गया, अतिरिक्त लाभ। तो हमने क्या पढ़ा कि अतिरिक्त मजदूरी दर किसके बराबर होनी चाहिए, हमारे अतिरिक्त लाभ के बराबर होनी चाहिए। तो अतिरिक्त जो मजदूरी दर है वो अतिरिक्त लाभ अर्थात W किसके बराबर होना चाहिए, MRPL के। ये अतिरिक्त लाभ यही तो है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि W बराबर MRP, अर्थात फर्म उस बिंदु तक श्रम का प्रयोग करेगी जहाँ W बराबर MRP। तो आपको याद रखना है, जैसे कि हमारे वहाँ पर सूत्र क्या था जो हमने वस्तु बाजार में पढ़ा था कि P बराबर MC, MR बराबर MC, यही था। तो यहाँ पर जो है वो है W बराबर क्या है, MRP। तो यहाँ पर फर्म अपना उत्पादन करेगी, अपने लाभ को अधिकतम करेगी। ठीक है, उस बिंदु तक करेगी। अब पूर्ण प्रतियोगिता में MR बराबर क्या होते हैं, P। हमने ये भी पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में MR जो सीमांत आगम है वो किसके बराबर होता है, कीमत के बराबर होता है, और ARB इसके बराबर होती है। अतः MRP बराबर क्या होना चाहिए, MPL। जो MRP है वो किसके बराबर होना चाहिए, सीमांत उत्पाद के यहाँ पर बराबर होगा, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में। जो हम श्रम बाजार में हम मांग का जो उसका कीमत का मजदूरी का निर्धारण कर रहे हैं श्रम की, तो ये है MRP बराबर MPL। ये इसका फॉर्मूला होगा, एक तो W बराबर MRP होना चाहिए, या हम कह सकते हैं MRP है वो MPL के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब MPL यदि मजदूरी के बराबर है, मतलब W जो मजदूरी के बराबर है, यदि MPL अधिक है तो श्रम की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके क्या होगा, लाभ अर्जित करेगी। यदि क्या है, MPL मतलब जो मजदूरी दर है, जो हमने मजदूरी दर निर्धारित कर रखी है वो, उससे अधिक यदि जो श्रम है वो उत्पाद यदि अधिक दे रहा है, सीमांत उत्पाद उसका अधिक है, मतलब हमने जितने श्रमिक लगाए हुए हैं उनके द्वारा किया जाने वाला अतिरिक्त उत्पाद वो तो अधिक है बजाय किसके, मजदूरी दर के, तो क्या होगा, फर्म को लाभ होगा, क्योंकि उसके पास उत्पादन तो अधिक प्राप्त हो रहा है जबकि मजदूरी दर क्या है, कम। यही यहाँ पर लिखा है कि यदि MPL यदि अधिक है, सीमांत उत्पाद अधिक है किसकी तुलना में, मजदूरी की दर की तुलना में, तो फर्म क्या करेगी, उसका उपयोग करेगी, उस अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके और लाभ अर्जित करेगी। ठीक है, यदि इसका उल्टा होता है कि मजदूरी दर तो क्या हो जाती है, अधिक, और जो श्रमिक लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा जो किया जाने वाला अतिरिक्त उत्पादन है अर्थात सीमांत उत्पादन है वो हो जाता है कम, तो मजदूरी दर तो क्या हो गई, अधिक हो गई, और जो सीमांत उत्पादन है वो क्या रह गया, कम रह गया। तो क्या होगा, श्रम क्या करेगी, श्रम की इकाई को क्या करेगी, कम करेगी, कम करेगी, तब जाके उसको लाभ में वृद्धि होगी, क्योंकि यदि अतिरिक्त इकाई लगा रही है तो उत्पादन तो कम प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए उसको श्रम की इकाई को कम करना पड़ेगा, तभी वो अपने लाभ में वृद्धि करेगी। आ रहे हैं ना बच्चों समझ में कि किस प्रकार से शर्तें हैं, W बराबर क्या होना चाहिए, MRP, और जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है इसीलिए MRP MP के बराबर होना चाहिए, और W बराबर MP यदि होता है तो फर्म अपना लाभ अधिकतम करेगी, और W यदि अधिक है, यदि अर्थात मजदूरी दर अधिक है तो फर्म क्या करेगी, अतिरिक्त उत्पादन नहीं करेगी और अपने लाभों को अधिकतम करेगी, और W यदि कम है MP की तुलना में तो क्या करेगी, फर्म अधिक इकाइयों का प्रयोग करके और लाभ को अधिकतम करेगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यही जो मैंने आपको बताया कि फर्म W बराबर MPL है तो ही उत्पादन करती है, श्रम के मांग वक्र को ऋणात्मक ढाल का दर्शाता है। श्रम का मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, जैसे कि हमने बनाया था, जैसे वस्तु का होता है वैसे ही श्रम के मांग वक्र भी कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का। ये हमें क्या बताता है, ये मजदूरी दर है और ये मात्रा है, कि यदि अधिक मजदूरी दर होती है तो क्या होती है, फर्म उत्पादन की कम मात्रा का प्रयोग करती है, और यदि कम मजदूरी दर होती है तो फर्म क्या करती है, अधिक मात्रा का प्रयोग करती है। तो आपको भी पता है कि यदि फर्मों को मजदूरी अधिक देनी पड़ेगी तो उनकी लागतें क्या होगी, अधिक होगी, इसीलिए वो श्रम की कम मात्रा का प्रयोग करेगी। यदि मजदूरी दर कम है तो वो क्या करेगी, अधिक श्रम को लगाएगी। तो यही यहाँ पर बात है, इसीलिए श्रम का मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। और W बराबर जो MPL है वहीं पर क्या करती है, श्रम अपना उत्पादन करती है और अपने लाभ को क्या करती है, अधिकतम करती है। श्रम के मांग वक्रों को किसको दिखाता है, W बराबर MPL, श्रम के मांग वक्रों को ऋणात्मक ढाल का दर्शाता है। ठीक है बच्चों, आगे है कि श्रम का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है क्योंकि ऊंची मजदूरी दर पर फर्म द्वारा कम श्रम की मांग की जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऊंची मजदूरी दर है, तो जैसे हमने मान लिया ये W है और ये W1 है, तो इस पे
ये हो गया L और ये हो गया L1। ऊंची मजदूरी दर है तो L1 की मांग की जाती है, यदि नीची मजदूरी दर है तो L की मांग की जाती है, अर्थात अधिक मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग की जाती है। श्रम का जो बाजार मांग वक्र है वो भी कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल का, क्योंकि प्रत्येक फर्म द्वारा मजदूरी बढ़ने पर उस कम श्रम की मांग की जाती है। जो श्रम का जो, ये तो हमने पढ़ा एक पर्टिकुलर फर्म का, और हमने पढ़ा था कि बाजार मांग वक्र कैसे ज्ञात करते हैं। जो भी फर्में होती हैं उनके द्वारा क्या कर देंगे, जो मांग की जाती है उसका टोटल करके क्या किया जाएगा, बाजार मांग वक्र ज्ञात किया जाएगा। तो बाजार मांग वक्र भी कैसा होगा, ऋणात्मक ढाल का होगा, और वो भी यही दिखाएगा कि ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग की जाती है और कम मजदूरी दर पर अधिक श्रम की मांग की जाती है। यहाँ पर भी लिखा है कि मजदूरी बढ़ने पर उस कम की श्रम की कम मांग की जाती है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है श्रम की पूर्ति। श्रम का मांग वक्र हमने पढ़ लिया, श्रम की पूर्ति वक्र जो कि कैसा होता है, धनात्मक ढाल का। कैसा होता है, धनात्मक ढाल का। अब बच्चों इसमें एक ट्विस्ट है, वो आप समझेंगे क्या है, कि जो श्रम की पूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, घर परिवार के लोगों के द्वारा की जाती है, क्योंकि वो उत्पादन के साधन के मालिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो घर परिवार जो श्रम की पूर्ति करते हैं उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्या करें, आय प्राप्त कर ले, या वो अवकाश ले। देखो इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल किस में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं। यदि व्यक्ति अधिक आय प्राप्त करना चाहता है तो उसे अधिक काम करना पड़ेगा, उसको अपने काम के घंटे क्या होने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो अवकाश कम कर पाएगा। तो वो देखता है कि वो आय अधिक प्राप्त करे या फिर वो अवकाश अधिक ले। और यदि व्यक्ति अवकाश अधिक लेता है, अवकाश मतलब आराम यदि लेना चाहता है, मनोरंजन क्रियाओं में यदि लगना चाहता है, अपने को रिलैक्स करना चाहता है, यदि वो अवकाश लेता है तो वो क्या कर पाएगा, कम काम के घंटे दे पाएगा, तो उसको आय भी क्या होगी, कम प्राप्त होगी। तो व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो अवकाश प्राप्त करे या फिर वो आय प्राप्त करे। ठीक है, तो वो उन दोनों के बीच में क्या देखता है, अपनी स्थिति देखता है कि वो क्या करना चाहता है। घर परिवार द्वारा की जाती है श्रम की पूर्ति। परिवारों द्वारा पूर्ति का निर्णय करते समय आय और अवकाश में से क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। ठीक है, अवकाश का आनंद लेने व अधिक घंटों तक कार्य करने के मध्य क्या होती है, अदला बदली रहती है। मैंने बताया ना कि या तो अवकाश, यदि अवकाश ले लिया तो आय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, यदि आय प्राप्त करना चाहेंगे तो फिर अवकाश नहीं ले सकेंगे। तो इन दोनों के बीच में अदला बदली रहती है, या तो अवकाश का चयन या फिर आय का चयन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मजदूरी दर बढ़ने से दो प्रभाव होते हैं। मजदूरी दर यदि बढ़ती है तो आपको भी खुद को भी समझ में आ रहा होगा कि यदि मजदूरी दर बढ़ती है तो क्या होगा, अधिक लोग क्या करना चाहेंगे, आय प्राप्त करना चाहेंगे। अधिक लोग क्या चाहेंगे कि हम काम करें, अवकाश का त्याग करें और क्या करें, हम आय प्राप्त करें। तो मजदूरी दर बढ़ने से लोग क्या करना चाहेंगे, अधिक आय प्राप्त करना चाहेंगे, अर्थात अधिक कार्य करना चाहेंगे। तो श्रम की पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। जैसा कि हमने क्या करा, अभी देखा था ना कि श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है, अर्थात जो अधिक मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि आय क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। लेकिन इसका दूसरा प्रभाव भी होता है। दूसरा प्रभाव, यदि व्यक्ति को अधिक मजदूरी दर मिल रही होती है तो वो मनोरंजन क्रियाओं में क्या करना चाहता है, अधिक व्यय करेगा, क्योंकि उसके पास अधिक पैसा है तो वो इन अवकाश का आनंद लेना चाहेगा, हॉलीडेज पे जाना चाहेगा। तो ये भी दोनों प्रभाव हो सकते हैं। पहला प्रभाव तो क्या, श्रम की पूर्ति अधिक हो जाएगी, और दूसरा प्रभाव इसका विपरीत, अर्थात लोग अधिक अवकाश प्राप्त करना चाहेंगे। यहाँ पर यही लिखा है कि मजदूरी दर में वृद्धि से अवकाश की अवसर लागत में क्या होती है, वृद्धि, जिससे व्यक्ति अवकाश पर कम रहकर अधिक घंटे कार्य करेंगे। यदि वो मजदूरी दर अधिक होने पर यदि वो कार्य नहीं करता है तो उसकी अवकाश की जो उसकी लागत है, अवसर लागत, वो क्या हो जाएगी, अधिक। इसीलिए व्यक्ति क्या करेगा, अवकाश ना करके और वो क्या करेगा, कार्य पर जाएगा, अधिक घंटे कार्य करके, और अधिक आय उसको प्राप्त होगी। ठीक है, मजदूरी दर में यदि वृद्धि से व्यक्ति की क्रय शक्ति में वृद्धि, अतः वह अवकाश जनित क्रियाओं पर अधिक खर्च करेगा। जो दूसरा प्रभाव भाई जो मैंने आपको बताया था वही है कि यदि मजदूरी दर में, उसकी आय में, मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, वो अधिक खर्च कर पाएगा, और इससे वो अवकाश जनित जो क्रियाएं हैं, मनोरंजन की क्रियाएं हैं, उस पर अधिक व्यय कर पाएगा। ठीक है, अब इन दोनों प्रभावों में से जो अधिक प्रबल होगा, मजदूरी दर में वृद्धि का अंतिम प्रभाव उसी पर निर्भर करेगा। दोनों में से जो प्रभाव होगा, या तो अवकाश पे जाए या फिर वो अधिक आय प्राप्त करे, जो अधिक प्रबल होगा उसी पर यह निर्भर करेगा कि मजदूरी दर में वृद्धि पर का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो ज़्यादा अधिक करेगा। अब देखो, यदि कम मजदूरी दर होती है तो प्रथम प्रभाव क्या होता है, प्रबल होता है। थोड़ी सी कम मजदूरी दर होती है, जैसे कि हम डिसाइड कर लें कि स्टैंडर्ड मजदूरी है, उससे थोड़ी सी कम होती है, तो प्रथम प्रभाव प्रबल होता है, अतः अधिक मजदूरी पर दर पर अधिक श्रम क्या होती है, पूर्ति होती है। जैसे कि हम ही मान लें ये मजदूरी की दर है, तो इसमें हमने मान लिया कि ये वाली मजदूरी है, एक स्टैंडर्ड है
और यदि इससे जो कम मजदूरी होती है इस पे तो क्या करेगा वो, जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी तो क्या करेगा वो, अधिक प्रथम प्रभाव जो है वो अधिक प्रबल होगा, अर्थात लोग अधिक कार्य करके अधिक श्रम के कार्य घंटे देकर और अधिक श्रम की पूर्ति करेंगे अधिक मजदूरी दर पर। यहाँ इसके बाद क्या होगा, जैसे मजदूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, अधिक श्रम की पूर्ति करेंगे और मजदूरी दर बढ़ने के साथ उनकी श्रम की पूर्ति बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब जो ऊंची मजदूरी दर है, इससे जो ऊंची मजदूरी दर है, इससे ऊंची मजदूरी दर पर क्या करेगा, जो श्रम है वो सोचेगा कि मुझे कार्य ना करके क्या करना चाहिए, जो दूसरा प्रभाव है अर्थात अवकाश पर जाना, अवकाश जन्य जो क्रियाएं हैं उनको एंजॉय करना, वो उस पर जाएगा, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति को क्या कर देगा, कम कर देगा। द्वितीय प्रभाव क्या होगा, यहाँ प्रबल होगा, अतः अधिक मजदूरी दर पर वो कम श्रम की पूर्ति करेगा, अर्थात इसके बाद क्या होगा, वो कम श्रम की पूर्ति करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एल है। पहले तो उसकी मजदूरी दर क्या होगी, बढ़ने के साथ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, मजदूरी दर बढ़ने के साथ साथ उसकी श्रम की पूर्ति क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और एक बिंदु के बाद जब मजदूरी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, श्रम की पूर्ति बढ़ाने की बजाय क्या कर देगा, घटा देगा। यहाँ पर तो होगा उसका प्रथम प्रभाव प्रबल, जो हमने प्रभावों की बात की ना वहाँ पर, यहाँ तक तो होगा उसका प्रथम प्रभाव प्रबल, और यहाँ पर होगा उसका द्वितीय प्रभाव प्रबल। ठीक है, जो प्रथम प्रभाव अर्थात अधिक आय प्राप्त करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, श्रम की पूर्ति बढ़ाएगा। और दूसरा प्रभाव क्या था कि अधिक मजदूरी दर पर वो क्या करेगा, अवकाश जनित क्रियाओं पे जाएगा, वह उसको एंजॉय करना चाहेगा और श्रम की पूर्ति को कम करेगा। तो इस तरीके से मजदूरी दर पर ही क्या होता है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ वक्र होता है। कौन सा वक्र, श्रम का पूर्ति वक्र। हमने अभी तक पढ़ा था जो पिछली बार कि श्रम का पूर्ति वक्र क्या होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि श्रम का पूर्ति वक्र तो क्या होता है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ। जैसे कि हमने आय प्रभाव में देखा था ना कि जैसे अधिक आय बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करते हैं, अधिक वस्तु की मांग करते हैं, लेकिन और ज्यादा आय बढ़ती है तो उपभोक्ता एक पर्टिकुलर जो वस्तु है, जो कि हीन वस्तु है, उनकी मांग को बढ़ाने के बजाय क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर यह है श्रम का पूर्ति वक्र कि जैसे जैसे श्रम जो वस्तु की मजदूरी दर है श्रम की वो बढ़ती चली जाएगी, तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि जो श्रम है वो क्या होगी, उसकी पूर्ति बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इससे अधिक मजदूरी दर पर क्या होगा, श्रम की पूर्ति बढ़ने की बजाय क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। लेकिन जब हम संतुलन स्थापित करते हैं तब हम ये भाग लेते हैं, केवल ये भाग बढ़ता हुआ भाग लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर झुकने वाला होता है, जैसे कि हमने बताया, जो दर्शाता है कि निश्चित मजदूरी दर तक मजदूरी में वृद्धि के साथ श्रम की क्या होती है, पूर्ति में वृद्धि होती है, तथा इसके बाद मजदूरी बढ़ने से श्रम की पूर्ति घट जाती है। श्रम का पूर्ति वक्र हमने बना लिया। अब हमने बात की थी कि श्रम की पूर्ति वक्र का धनात्मक भाग हम क्यों लेते हैं। बाजार पूर्ति वक्र होता है तो उसमें विभिन्न मजदूरी दर पर व्यक्तियों की पूर्ति जोड़कर प्राप्त किया जाता है, जो कि धनात्मक ढाल का होता है, क्योंकि ऊंची मजदूरी दर पर भी कुछ व्यक्ति कम कार्य के इच्छुक होंगे तथा कुछ अधिक कार्य के इच्छुक होंगे। आ रहे बच्चों समझ में। हमने जो अभी पूर्ति वक्र पढ़ा, पीछे की ओर मुड़ता हुआ वक्र, वो होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की श्रम की पूर्ति का, श्रम का क्या पूर्ति वक्र। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाजार पूर्ति वक्र की, क्योंकि संतुलन तो बाजार पूर्ति वक्र और बाजार मांग वक्र के द्वारा होता है। तो बाजार पूर्ति वक्र है वो कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है। वो धनात्मक ढाल का इसलिए होता है क्योंकि ऊंची मजदूरी दर पर अभी भी कुछ श्रमिक होंगे जो कि अधिक कार्य करना चाहेंगे, और कुछ श्रमिक होते हैं जो वह कम कार्य करना चाहेंगे, अर्थात ऊंची मजदूरी दर पर कुछ की श्रम की पूर्ति अधिक होगी और कुछ की श्रम की पूर्ति क्या होगी, कम। तो हम बाजार पूर्ति वक्र कैसे याद करते हैं, जो विभिन्न जो श्रमिक हैं उनके द्वारा की गई पूर्ति को जोड़कर याद करते हैं। तो बाजार पूर्ति वक्र तो कैसा बनेगा, धनात्मक ढाल का बनेगा। यहाँ पर यही लिखा है कि बाजार पूर्ति वक्र विभिन्न मजदूरी दर पर व्यक्तियों की जो पूर्ति है उनको जोड़कर प्राप्त किया जाता है, जो कि कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है, क्योंकि ऊंची दर पर भी कुछ व्यक्ति क्या करना चाहते हैं, कम कार्य के इच्छुक होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, अधिक में मिला जुला रूप होता है ना बाजार पूर्ति वक्र, तो उनको मिला के बनाते हैं, तो इसीलिए धनात्मक ढाल का बनेगा। अब श्रम का कैसा वक्र होता है, ऋणात्मक मांग वक्र, और धनात्मक जो पूर्ति वक्र है उसके द्वारा मजदूरी दर निर्धारित होती है, जहां यह एक दूसरे को काटते हैं। अतः परिवारों द्वारा श्रम की पूर्ति फर्मों द्वारा श्रम की मांग के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ श्रम की क्या हो गई, मांग हो गई। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं तो ये हमारी मजदूरी दर निर्धारित हो जाती है, और ये श्रम की मांग और पूर्ति की मात्रा जो है वो निर्धारित हो जाती है। ये हमारा ई संतुलन आ गया।
आ रहा है बच्चों समझ में किस तरह से श्रम का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है, किस तरीके से श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो धनात्मक ढाल का होता है, और इन दोनों का जो संतुलन के द्वारा श्रम की जो कीमत है अर्थात जो मजदूरी दर है वो निर्धारित होती है और मात्रा निर्धारित होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था श्रम की कीमत का निर्धारण कि किस प्रकार से हम मजदूरी दर का निर्धारण करते हैं मांग और पूर्ति के द्वारा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि जो MRPL है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद, वो किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, अतिरिक्त लाभ के द्वारा होता है। और W बराबर MRPL पे क्या होती है, श्रम अपना लाभ अधिकतम करती है। फिर हमने पढ़ा W बराबर MP होना चाहिए। यदि W अधिक है, मजदूरी दर अधिक है, तो क्या होती है, फर्म क्या करती है, अपना उत्पाद को जो है उसको कम कर देती है और फिर लाभ अधिकतम अर्जित करती है। और यदि W कम होती है, MP अधिक है, तो फर्म अपने उत्पाद को बढ़ाकर लाभ अर्जित करती है। इसके बाद हमने श्रम के मांग वक्र के बारे में जाना, वो क्यों ऋणात्मक ढाल का होता है। श्रम के पूर्ति वक्र की चर्चा की कि किस प्रकार से श्रम अपने आय और अवकाश में चयन करता है। और धनात्मक ढाल का श्रम का पूर्ति वक्र होता है। ऋणात्मक जो श्रम का मांग वक्र है, धनात्मक जो श्रम का पूर्ति वक्र है, इन दोनों के संतुलन के द्वारा हमें क्या ज्ञात होता है, बाजार संतुलन ज्ञात होता है और श्रम की जो कीमत है, मजदूरी दर का निर्धारण होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से मांग में यदि शिफ्ट हो जाती है, यदि मांग वक्र बदल जाता है या पूर्ति वक्र बदल जाता है या फिर दोनों बदल जाते हैं, तो संतुलन किस प्रकार से प्रभावित होता है, संतुलन किस प्रकार से बदल जाता है, संतुलित कीमत किस प्रकार से बदल जाती है, संतुलित मात्रा किस प्रकार से बदल जाती है। इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये जो पढ़ाया गया है इस वीडियो में, इसको आपकी कॉपी में नोट करना है कि कहाँ संतुलन होता है, डायग्राम बनाना है और अच्छे से पढ़ना है। मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है। थैंक यू।